एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सबसे पहले पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले इसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस में पढ़ना है हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहला पढ़ना है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझना है और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, CO2 कैसे बाहर निकलती है और O2 कैसे अंदर आती है, उन सभी को समझना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और ये CO2 बाहर आती है या ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक किस के द्वारा जाती है ये भी समझना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा होता है, इन सभी को समझना। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है, हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है, वो रेगुलेट करता है, उसको भी पढ़ना। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उन डिसऑर्डर को भी समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करके जो इनडायरेक्टली सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और फैटी एसिड को, और उनसे एनर्जी जो हमें मिलती है, उस एनर्जी से हम अपने बहुत सारे काम करते हैं। टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, उनसे जब भी जो एनर्जी मिलती है हमें उन सभी से हम अपना कार्य करते हैं, अपने काम को करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। जो हमने जितने भी ऊपर रिएक्शन की, ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, इनके दौरान ये CO2 निकली, इस CO2 को हम बाहर निकालते हैं लगातार, क्योंकि ये हार्मफुल है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। therefore evident that O2 has to continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell to release out। इसलिए हमें सेल को लगातार O2 की आवश्यकता होती है, हम लगातार O2 ऑक्सीजन देते हैं सेल को, और जो CO2 निकलती है और सेल से उसे बाहर निकाल देते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है, यूजफुल नहीं है। इसलिए हम लगातार ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और जो CO2 बाहर निकलना और ऑक्सीजन अंदर लेना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, और इसको किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेशन। प्लेस यू हैंड ऑन द आवर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अगर आप अपने चेस्ट पर हाथ रखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि चेस्ट ऊपर या नीचे उठती है। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट ऊपर उठती है, या सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट नीचे उठती है। आप अपने हाथ को रखकर भी फील कर सकते हैं। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ये किसके कारण होती है, ब्रीदिंग के कारण, जो हम सांस ले रहे हैं उसी के कारण होती है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, इसे समझते हैं। द रेस्पिरेटरी organ and mechanism of breathing are described in the following section in this chapter। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इसकी मैकेनिज्म है, इन सभी को इस चैप्टर में बताया गया है। अब समझते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अबाउट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, उसकी या उसकी बॉडी की संरचना कैसी है। इसलिए अलग अलग एनिमल्स की बॉडी की संरचना अलग होती है और अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए सभी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है अलग अलग होती है, अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स में। इसलिए एनसीईआरटी ने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग करती है उसके हैबिटेट पर, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है या किस लेवल की उसकी बॉडी संरचना। जैसे जो
एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो अपनी कुछ स्किन के द्वारा भी करते हैं, जैसे मेढक है, फ्रॉग। और जब पानी में होती है तो वो स्किन के द्वारा करती है, और जब टेरेस्ट्रियल जमीन पर आती है तो वो अपने गिल्स या लंग्स के द्वारा करती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो अपनी अपनी स्किन के द्वारा भी करते हैं कुछ। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो ज़्यादातर लंग्स के द्वारा भी करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लैटबॉम, ETC exchange O2 with CO2 with simple diffusion over their entire body surface। जिनमें जो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं एलसीडी में, स्पंज है, सिलेंट्रेट है, फ्लैटफॉर्म में, इनमें जो O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है, इनकी इंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। इनकी अंदर की जो बॉडी सरफेस होती है उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 का होता है। अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल, और जो अर्थवर्म केचुआ होता है इसमें मोस्ट क्यूटिकल, इसकी जो स्किन पाई जाती है, नमी होती है इसकी स्किन में, गीली स्किन होती है इसकी, ये अपनी स्किन के द्वारा ही अपना रेस्पायरेशन करता है। अगर इसकी स्किन सूख जाए या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से यह सूख जाए तो ये अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, इंसेक्ट के पास एक नेटवर्क, एक ट्यूब्यूल्स का जाल होता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्यूल कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद द बॉडी। इसके द्वारा ये ट्रैकियल ट्यूब्यूल होता है, इसके पास नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह, इसके द्वारा ये अपने रेस्पिरेशन करता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेता है और CO2 होती है उसे बाहर निकालता है उन्हीं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ए स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कार्ड गिल्स, एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है गिल्स, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेंचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस। ये सभी मतलब जो गिल्स के द्वारा किस में होता है रेस्पिरेशन, आर्थ्रोपोड्स में भी होता है, मोलस्कस में होता है, जो एक्वाटिक जो जल में पाए जाते हैं। वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक, वेस्कुलाइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, एक मतलब वेस्कुलाइज्ड बैग मतलब जिसमें ब्लड वेसल पाई जाती है उसे हम लंग्स कहते हैं, और उसके द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है उसे कौन यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन के ऊपर रहते हैं, पानी में नहीं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो लंग्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का करते हैं। अमॉन्ग जैसे वर्टिब्रेट फिश आर यूज गिल्स, जो फिश है, जो वर्टिब्रेट के अंदर जो फिश आती है अपनी, इन वर्टिब्रेट में जैसे ऊपर दे रखा है स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लैटबॉर्न, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनकी इंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा हुआ है। और जो वर्टिब्रेट के अंदर जो फिश आई, फिश में यूज करती है अपने गिल्स, और जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स के द्वारा। और जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, अपने लंग्स के द्वारा। ठीक, एम्फीबियंस लाइक, और जैसे एम्फीबियंस के अंदर आती है एक फ्रॉग, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन, ये अपनी गीली स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करती है, इसे कैटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अपना सबसे मेन टॉपिक है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिम्स, जो हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होती है, जो नाक के जो नथने होते हैं, ये हमारे ऊपरी लिम मतलब होंठ, जो ऊपर वाला होंठ होता है उसको ऊपर ये खोलते हैं। इट लीड्स टू नासल चैम्बर थ्रू द नासल पैसेज, और ये नासल पैसेज के द्वारा नासल चैम्बर में जाते हैं, ये नथने होते हैं नाक के, नासल पैसेज के द्वारा नासल चैम्बर में अंदर जाते हैं। नासल पैसेज चैम्बर ओपन इनटू द फायरेक्स, और जो नासल पैसेज है वो किस में जाकर खुलता है, फायरेक्स में जाकर खुलता है। पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और जो फायरेक्स होता है वो कॉमन पाथ होता है भोजन और एयर का, जो हम खाना खाते हैं उसके लिए और जो सांस लेते हैं
O2 अंदर लेते हैं, उस O2 बाहर निकालते हैं, उसका कॉमन पाथ होता है, कॉमन रास्ता होता है, मतलब एक ही रास्ता होता है जिसे हम फायरेक्स कहते हैं। फायरेक्स ओपन थ्रू द लायरेक्स रीजन इनटू ट्रैकिया। अब जो फायरेक्स है वो कहाँ पर खुलता है? लायरेक्स के द्वारा। एक लायरेक्स एक रीजन होता है जो साउंड बॉक्स होता है, जहाँ से हम आवाज निकलती है, जो हम बोलते हैं, जिसके द्वारा फायरेक्स लायरेक्स के द्वारा, लायरेक्स से होते हुआ किस में खुलता है? ट्रैकिया में खुलता है। The larynx is cartilaginous box which help in sound production and hence called sound box। और जो लायरेक्स है कार्टिलेजिनस उपास्थि का बना एक बॉक्स होता है जो साउंड मतलब जिसे हम बोलते हैं, जो आवाज निकलती है, आवाज निकालने में हेल्प करता है, इसलिए हम लायरेक्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग स्लोइंग ग्लोटिक्स कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिक्स। जब हम भोजन को निकलते हैं तो जो ग्लोटिक्स होती है स्वर द्वार जिससे आवाज निकलती है हमारी, उसके ऊपर एक थिन पतली एक झिल्ली की तरह कार्टिलेजिनस मतलब एक उपास्थि की बनी उसके ऊपर ढक जाती है ग्लोटिक्स के ऊपर, जिसे हम एपिग्लोटिक्स के नाम से जानते हैं। एपिग्लोटिक्स नामक एक पतली फ्लैप कार्टिलेजिनस झिल्ली होती है थिन, वो किसके ऊपर ढक जाती है? ग्लोटिक्स के ऊपर। वो क्या रोकती है? जब हम सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो दोनों का पाथ एक ही ना हो जाए। जब हम खाना खाएं तो जो सांस लेने वाली नली है वो बंद हो जाए एपिग्लोटिक्स के द्वारा। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लायरेक्स, जो लायरेक्स में भोजन की एंट्री को रोकती है, कोई फूड पार्टिकल लायरेक्स में प्रवेश न कर जाए। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरैसिक कैविटी। जो ट्रैकिया होती है एक सीधी पतली ट्यूब होती है जो फैली होती है अपने मिड थोरैक्स में, जो अपना थोरैक्स चैम्बर होता है ऊपर जहां लंग्स होता है, लंग्स के बीच में मतलब मिड थोरैक्स में फैली होती है। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू लाइट एंड लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी ब्रोंचाई में। जो ट्रैकिया है जो मिड थोरैसिक कैविटी में ये डिवाइड हो जाती है आगे फिफ्थ वर्टिब्रेटा मतलब जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर से पांचवी रीढ़वी हड्डी से डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में प्राइमरी ब्रोंकाई में, और वहां से लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, Each bronchi undergo rapid division to form secondary, tertiary bronchi and bronchiole ending at a thin, very thin टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और इसके लास्ट में एक बहुत पतला सा ब्रोंक्यूल्स होता है। द ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंचाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होती है वो एक इनकम्प्लीट आधे रिंग की तरह कार्टिलेजिनस की बनी होती है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज ए नंबर ऑफ वेरी थिन irregular बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कहते हैं एल्वेलाई। जो लास्ट में ब्रोंक्यूल्स के एक बैग लैग स्ट्रक्चर होता है एक थिन पतला ऐसे, उसको हम कहते हैं एल्वेलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंचाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स। और जो ब्रांचिंग होती है मतलब नेटवर्क एक जाल के जैसा बनाते हैं ब्रोंचाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ये सभी तीनों मिलकर एक पूरा लंग्स बनाते हैं। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर पिल्यूला। जो लंग्स होता है उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लूरा की, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। उसका काम क्या होता है? इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस टू द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इट क्लोज कॉन्टैक्ट द थोरैसिक। और जो फ्लूइड भरा होता है वो रिडक्शन कम करता है फ्रिक्शन को लंग्स के। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उस समय जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय ये फ्रिक्शन को कम करता है। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो कांटेक्ट होती है थोरैसिक की, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है। अब जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है उसे भी समझते हैं। सबसे ऊपर है एपीग्लोटिक्स, जो उसके ऊपर ग्लोटिक्स के ऊपर ढकती है, जो
प्रिवेंट रोकती है फूड पार्टिकल की एंट्री को। अब नंबर नीचे आता है सेकंड नंबर पर लाइनेक्स, यहाँ जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स है। और नेक्स्ट आती है अपनी ट्रैकिया इनकम्प्लीट, जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये दे रखी है रिंग्स, ये ट्रैकिया है। अब ये ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा जैसे कि अभी पढ़ा था हमने। कट ऑफ रिप्स, ये रिप्स है, कट ऑफ रिप्स, इसके अंदर अपने लंग्स पाए जाते हैं और ये अंदर लंग्स है। ये हमारा ये डोम शेप डायाफ्राम है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में जो प्लूरल फ्लूइड भरा है ये, ठीक, ये बीच में जो येलो कलर का है प्लूरल फ्लूइड भरा है इसके अंदर। ये दे रखा है ग्रीन कलर, ये ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं, येलो है, ये प्लूरल फ्लूइड है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ। और ये एल्वुलाई है, ये बैक लेग स्ट्रक्चर है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये एल्वुलाई है और इसके एल्वुलाई के जस्ट ऊपर ब्रंक्यूल्स है। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। लाइनिंग विद द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स सरफेस। जो टू मेम्ब्रेन थी, जो आउटर वाली थी वो किसके कांटेक्ट में थी, थोरैक्स के, जो इनर वाली है वो लंग्स के कांटेक्ट में। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंकाई कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट। जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल है, जो नाक से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, वो किसको बनाते हैं, कंडक्टिंग पार्ट्स को। वेयर द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट होते हैं। जो एल्वुलाई होती है और एल्वुलाई की डक्ट्स, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वुलाई, क्लियर इट फॉरिजन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइड एंड आल्सो बियरिंग एयर को टू द बॉडी टेम्परेचर। जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, जो ऑक्सीजन आती है बाहर से, हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल के द्वारा ये कहाँ तक, एल्वुलाई तक ले जाने का काम करते हैं कंडक्टिंग पार्ट, और उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। जो फॉरिजन पार्टिकल, जो ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हमें हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे क्लियरिफाई करती है। जो एक्सचेंज पार्ट इट द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन O2 and CO2 between blood and atmospheric air। जो एक्सचेंज पार्ट होती है एल्वुलाई एंड इसकी डक्ट, यहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। ब्लड होता है जो एल्वुलाई में, वो ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यू तक, और टिश्यू से जो CO2 आती है वो एल्वुलाई को दे दी जाती है और वे बाहर निकाल दी जाती है CO2 के फॉर्म में। Lungs are situated in the thoracic chamber which anatomically are airtight chamber। जो लंग्स होता है हमारे थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है, थोरेसिक चैम्बर में होते हैं। अपनी बॉडी की जो संरचना होती है उसमें एक थोरेसिक चैम्बर पाया जाता है जहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं। ये बॉडी की संरचना है, ऊपर जहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं ये थोरेसिक चैम्बर है, नीचे एब्डोमेन है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जो पीछे की साइड में थोरेसिक चैम्बर के क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और वेंट्रली स्टर्नम, आगे की साइड में स्टर्नम जो चेस्ट होती है, ये ऐसे एक बोन पाई जाती है, उसे स्टर्नम कहते हैं। यहाँ से ऐसे रिप्स पाई जाती हैं, इसमें ऐसे ये रिप्स पाई जाती हैं। ये येलो कलर की है, ये स्टर्नम है। आगे की साइड में स्टर्नम, पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम। और लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन लोअर साइड द डॉम शेप्ड डायफ्राम होता है। जो साइडों से रिब्स पसलियां होती हैं और नीचे की साइड में डायफ्राम होता है, जैसे भी डायग्राम में देखा था। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्ट द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। अगर हमारी जो एनाटॉमिकली सेटअप बना है, जो थोरेसिक चैम्बर है, इसमें इसके वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज होता है तो हमारे लंग्स की जो वॉल्यूम होते हैं पल्मोनरी कैविटी, उसमें भी चेंज आते हैं इसी के साथ साथ। सच एन
अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, और जो अरेंजमेंट है ये ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम डायरेक्टली जो हमारी लंग्स की वॉल्यूम है उसे चेंज नहीं कर सकते। अब कुछ रेस्पायरेशन के स्टेप उन्हें पढ़ते हैं। रेस्पायरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप, इसके कुछ 5 स्टेप दे रखे हैं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इन ड्रा एंड CO2 रीच एल्वेलर इज रिलीज आउट। जो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है इसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक एयर होती है जो ऑक्सीजन उसे अंदर खींचते हैं और जो CO2 होती है उसे बाहर निकालते हैं। नंबर 2, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो कहाँ पर होता है, हमारी एल्वेलाई के अंदर होता है। एल्वेलाई से ही ब्लड O2 ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी से CO2 को एल्वेलाई में छोड़ के जाता है, जो अपने कंडक्टिंग पार्ट के द्वारा बाहर निकाल देते हैं CO2 के रूप में। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जैसे भी मैंने बताया जो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 एंड O2 का वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन इधर से ले जाई जाती है और CO2 उधर से भेजी जाती है। किसके द्वारा भेजी जाती है, CO2 किसके द्वारा भेजी जाती है, टिश्यू के द्वारा, और ऑक्सीजन एल्वेलाई के द्वारा भेजी जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज CO2, और जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं इसके दौरान जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें CO2 निकलती है और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल चैप्टर नंबर 12 में सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व इन 2 स्टेप। जो हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं ये इसकी 2 स्टेप होती हैं। पहली होती है इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इन ड्रा, जब एटमॉस्फेरिक एयर होती है जो ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। वाई विच एल्वेलर, जो एल्वेलाई में हमारे एयर होती है, और रिलीज आउट, जो हम एल्वेलर एयर को बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारी बॉडी, हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है, उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। इंस्पायरेशन कैन अकर्स इट प्रेशर विच इज लंग्स। जो इंस्पायरेशन होता है कैन अकर्स प्रेशर विथ लंग्स। हम जब अंदर इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो किसके द्वारा होता है, लंग्स में होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के द्वारा इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा प्रेशर अंदर लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर के प्रेशर कम होता है लंग्स के अंदर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में बहुत इजीली प्रवेश कर जाती है। सिमिलरिटी एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हाइयर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, किसकी कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है लंग्स के हम जो O2 बहुत आसानी से एक्सपायर कर सकते हैं, O2 निकाल देते हैं, O2 बाहर रिलीज हो जाती है। डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेटअप ऑफ मसल। डायाफ्राम और मसल का जो स्पेशल सेट होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन रिब्स हेल्प करता है जनरेशन सच ग्रेडियंट। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल होती है इस ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करती हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इनटू द एंटीरियर पोस्टर एक्सिस पर। जो डायाफ्राम होता है जब ये रिलैक्स होता है
या कंट्रैक्ट होता है, तो हमारी जो थोरेसिक वॉल्यूम होती है उसमें चेंजेस होते हैं। यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बताया, क्या बताया था, क्या कहाँ पर पढ़ रहे थे हम, हेल्प इन जनरेशन इंक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम, हाँ ये पढ़ा था हमने। डायाफ्राम आर स्पेशलाइज्ड सेटअप ऑफ मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द लिप्स हेल्प इन जनरेशन सच ग्रेडियंट। जो डायाफ्राम एंड स्पेशल सेट होता है मसल का, जिसे एक्सटर्नल या इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, जो रिप्स हमारी पसलियों के बीच पाई जाती हैं, ये सभी हमारे एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, इसको बनाने में हेल्प करती हैं। इन्हीं के द्वारा प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द contraction of diaphragm which decrease the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, इंस्पायरेशन कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम होता है कंट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे होता है डायाफ्राम। जब हम इंस्पायर करते हैं, आप सांस लेकर देख भी सकते हैं, तो डायाफ्राम हमारा ऐसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और विच इंक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो थोरेसिक वॉल्यूम भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स, और जब हम कंट्रैक्शन, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो कंट्रैक्शन होता है, जो हमारी लिप्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, ऊपर को उठ जाती हैं, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमारी जो थोरेसिक वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। Sternum causing the increase in the volume of thoracic chamber, dorsal ventral axis, और ये स्टर्नम है जो हमारा आगे की जो जिससे पसली जुड़ी होती है, चेस्ट में पाई जाती है, स्टर्नम हड्डी पाई जाती है, ये ऊपर की तरफ उठती है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में, तो ओवरऑल जो हमारी थोरेसिक वैल्यू होती है इंक्रीज हो जाती है। The overall increase in thoracic volume causing similar increase in the pulmonary volume। जब ये thoracic volume बढ़ती है तो उसके साथ हमारी जो lungs की volume है वो भी बढ़ जाती है। An increase in pulmonary volume decrease in intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure। जब हमारे अंदर लंग्स की जो वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्सली होता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, ठीक। फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, और जब अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर होगी, ऑक्सीजन होगी, फोर्सफुली एक फोर्स के साथ अंदर हमारे लंग्स में चली जाएगी, मूव कर जाएगी। इस प्रोसेस को हमने क्या है, रेस्पायरेशन। जैसे कि ये डायग्राम भी दे रखा है। फर्स्ट, एयर इंटरिंग द लंग्स, जब एयर हमारे लंग्स में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तो रिब्स एंड स्टर्नम राइज, जो रिब्स हैं हमारी जो पसलियाँ स्टर्नम में ये ऊपर की ओर उठती हैं, और जो डायाफ्राम है ये कंट्रैक्ट हो रहा है, देखो ये, और पहले कैसे होता है, ऐसे गोल होता है, ये कंट्रैक्ट हो गया ऐसे। और ओवरऑल इंक्रीज द वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। पर और जो प्रेशर है, इसके अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन होगी फोर्सफुली अंदर आ जाएगी। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, जब डायाफ्राम रिलैक्स होगा, ऐसे अपनी नॉर्मल स्टेज में जाएगा, और इंटरनल कोस्टल मसल रिटर्न इन डायाफ्राम and sternum to their normal position, reduce the thoracic volume, thereby pulmonary volume। जब ये सभी स्टर्नम है या डायाफ्राम है या इंटरकोस्टल मसल है, ये अपनी सब नॉर्मल पोजीशन में जाएगी, जब हम सांस छोड़ते हैं, तब जो हमारी थोरेसिक वॉल्यूम होती है डिक्रीज हो जाएगी। और जब थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होएगी तो हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, जो लंग्स की वॉल्यूम है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम डिक्रीज होएगी तब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। जब वॉल्यूम कम होएगी, जब प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो जो
जो हमारी जो गैसेस है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। दिस लेट्स इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपल्सिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, जब प्रेशर जब कम होएगा एटमॉस्फेयर का और जब थोरेसिक वो प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो CO2 है बाहर निकाल दी जाएगी। इस प्रोसेस को हमने क्या किया, एक्सपायरेशन, इसका डायग्राम भी दे रखा है। एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स के जो रिप्स है स्टर्नम है रिटर्न द ओरिजिनल पोजीशन में, और जो डायफ्राम है ऐसे कंट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, ऑफवर्ड ऊपर की तरफ उठ गया, जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई है। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration help additional muscle of abdomen। जो हमारी मसल्स होती हैं एब्डोमेन की, इनके अंदर ये ऐसी शक्ति होती है, मतलब पावर होती है जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के लिए ऊपर नीचे होती हैं जो ठीक है कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती हैं। ऑन एन एवरेज हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 बार एक हेल्थी ह्यूमन सांस लेता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग स्पाइनोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। जो वॉल्यूम होती है हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट्स में, हम इसे मेजर कर सकते हैं। स्पाइनोमीटर एक मशीन होती है, उसके द्वारा हम अपनी ब्रीदिंग की जो मूवमेंट होती है उससे मेजर कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, जो डॉक्टर लोग इसी मशीन के द्वारा हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम को नापते हैं और उसको देखते हैं कि इसमें क्या कमी है। अब पढ़ते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज अप्रोक्स 500 ml। जितना हम नॉर्मल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें लगभग हम 500 ml O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करते हैं। हेल्थी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक जो हेल्थी मतलब नॉर्मल पर्सन होता है हेल्थी, वो 6000 से लेकर 8000 तक ml एयर को एक्सपायर या इंस्पायर कर सकता है 1 मिनट में। अब आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज होती है 2500 से 3000 ml। एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल सांस लेने के बाद, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करता है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने नॉर्मल सांस ली, उसके बाद जो फोर्सफुल अंदर जैसे योगा करते हैं उस तरीके से हमने सांस को दोबारा से फोर्सफुल तरीके से अंदर खींचा, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी कितनी ml मात्रा होती है, 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ए पर्सन कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ए पर्सन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के बाद जितना अंदर की ओर मतलब जितना एक बार हमने CO2 छोड़ी एक्सपायर जैसे फूंक मारते हैं हम, उसके बाद जैसे या किसी वॉल्यूम को बनाते हैं तो लास्ट में जब हम लास्ट बार जो फोर्सफुली हम फूंक मारते हैं उसमें, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली CO2 को बाहर निकालना, इसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी एवरेज होती है 1000 से 1100 ml। अब आती है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स में इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद हमने खूब ही हमने फोर्स लगाकर हमने एक्सपायर बाहर को CO2 निकाल दी, उसके बाद भी जो
मतलब कुछ एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है, इसलिए क्योंकि अगर सभी एयर निकल जाएगी या कुछ लंग्स में एयर नहीं बचेगी तो लंग्स चिपक सकते हैं। इसकी कितनी एवरेज मतलब कितने ml बची रहती है हमारे लंग्स में? ये बची रहती है 1100 से 1200 ml। इसी को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वाई एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अब, जैसे कैन बी ड्राइव वेरियस वॉल्यूम पल्मोनरी कैपेसिटी। मतलब जो कुछ ऊपर जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दे रखी है, इन्हीं की सहायता से इनको ऐड करके हम विभिन्न तरीके की अलग अलग तरीके की पल्मोनरी कैपेसिटी भी ड्राइव कर सकते हैं, विच कैन बी यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प होती है, मतलब यूज कर सकते हैं। इनमें से पहली कौन सी आती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल हम CO2 छोड़ते हैं उसके बाद जितनी O2 ऑक्सीजन अंदर एक पर्सन इंस्पायर खींच सकता है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें दो वॉल्यूम शामिल होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में, एक टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नंबर 2 पे कौन सी आती है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद कितनी वॉल्यूम मतलब एक पर्सन बाहर निकाल सकता है, CO2 को कितनी बाहर निकाल सकता है। नॉर्मल सांस ली हमने उसके बाद कितनी बाहर निकाल सकते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दिस लेड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये किससे मिलकर बनी होती है? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दो वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में जितनी मतलब एयर जो बची रहती है उसको कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दो इंक्लूड होती है किसमें? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में। अब आती है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब फोर्सफुल, हमने बहुत जोर लगा कर बाहर निकाल दी CO2, उसके बाद कितनी हम अंदर ब्रीथ कर सकते हैं उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इट इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। फोर्सफुल अंदर सांस लेने के बाद कितनी एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स की कितनी होती है ये बताया है। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? एक रेस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें या तो ये हो रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या तो ये चार हो या दो हो, वाइटल कैपेसिटी या रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। अब समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वेलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वेलाई होती है वो प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वहीं से स्टार्ट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई में ही जो अपनी बॉडी से CO2 हार्मफुल होती है एल्वेलाई में दी जाती है, एल्वेलाई से बाहर निकाली जाती है, और एल्वेलाई से ही ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, सेल को दी जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 बाहर निकाली जाती है और O2 अंदर ली जाती है सेलों में, और जो हार्मफुल CO2 टिश्यू के द्वारा होती है वो बाहर निकाली जाती है।
वो किसके बीच में होती है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होती है। जो ब्लड्स होता है ऑक्सीजन को ले जाता है एल्वलाई से, और जो टिश्यू CO2 लाता है वो एल्वलाई को दे जाता है। O2 and CO2 are exchanged in these side by simple diffusion mainly based on the pressure concentration gradient। और जो O2 and CO2 एक्सचेंज होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होती है। किस पर बेस्ड होती है? प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर होती है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब अंदर की कंसंट्रेशन कम होगी या बाहर की ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से CO2 O2 अंदर या बाहर जाएगी। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस की एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की इन्वॉल्व होती है। डिफ्यूजन are also main important factor that can affect the rate of diffusion। और अदर भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट डालते हैं या प्रभावित करते हैं उसे। जैसे सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, किस मात्रा में कितनी ज़्यादा गैस घुल रही है CO उसमें ब्लड में, या जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है जिसके द्वारा एक्सचेंज हो रही गैसेस वो कितनी मोटी है या पतली है। इन सभी बातों पर भी डिपेंड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का इधर से उधर जाना, आदान प्रदान होता। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंट एज PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन के लिए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जो गैसों का मिक्सचर होता है उसमें से किसी एक इंडिविजुअल गैस के लिए जब हम बात करते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके एक पार्शियल प्रेशर से। जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन द टेबल। जो पार्शियल प्रेशर दे रखा है जो टू गैसेस का, CO2 एंड O2 का, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन सभी का डिफ्यूजन जो एक टेबल दे रखी नीचे, अभी इसमें देखते हैं अपना। एंड इन फिगर जो नीचे दे रखा है इसमें देखेंगे, आगे इससे नेक्स्ट पड़ेगा जो टेबल से आगे फिगर पड़ता है, अपने एनसीईआरटी में देखा होगा, उसे भी देखते हैं। The data given in table clearly indicate concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। जो डाटा दे रखा है टेबल में उससे हमें क्लियरली बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि जो ऑक्सीजन की ग्रेडियंट होती है, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है एल्वेलाई में या ब्लड्स में या टिश्यू में, इन सब की कंसंट्रेशन हमें जो इस डाटा दे रखा है उसमें पता चलेगी। नीचे अब उस डाटा को देखते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी रेट ऑफ गैसेस, मतलब O2 ऑक्सीजन के लिए और CO2 के लिए। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का होता है 159 और CO2 का 0.3 होता है। एल्वेलाई में 104 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक एयर में भी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और CO2 का 0.3 होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, और एल्वेलाई में भी कम होता है। CO2 का 40 दे रखा है केवल। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रखा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम है, और CO2 की परसेंटेज या जो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो ज़्यादा है। किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। इसमें O2 ऑक्सीजन की परसेंटेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ज़्यादा है और CO2 की कम है, 40 दे रखी है। और टिश्यू में भी मतलब ऑक्सीजन की कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा है टिश्यू साइड में। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये एक डायग्राम दे रखा है। इंस्पायर एयर जो हमने अंदर सांस ली, एक्सपायर एयर जो हमने बाहर सांस निकाल दी, CO2 निकाल दी और O2 अंदर ले ली। एल्वेलाई एयर जो एल्वेलाई होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसमें ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होता है 104 मिली Hg होता है, ठीक।
और जो CO2 का होता है वो 40 होता है। यहाँ से CO2 बाहर निकल रही है, एरो के द्वारा दिखाया गया है, और जो ऑक्सीजन है वो अंदर ली गई है। ये एल्वलाई का स्ट्रक्चर है इतना, ये एल्वलाई है, ठीक। इसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। इसमें ब्लड जा रहा है ये रेड कलर का, और ब्लड के साथ में ये ऑक्सीजन आ रही है, ये हार्ट में आई है। इसकी जो नीचे वाला है ये, इसे बोलते हैं सिंपैथिक सिस्टमैटिक आर्टरीज बोलते हैं, कैरी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें सिस्टमैटिक आर्टरीज में, इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 95 होता है, और जो पार्शियल प्रेशर CO2 का वो कम होता है इसमें, जिसके द्वारा जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो इसमें ऑक्सीजन इधर फोर्सफुली मूव करेगी इसमें, ठीक। उसके द्वारा जो ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन आई वो टिश्यू को दे दी जाएगी, इसमें अंदर टिश्यू मतलब सेल तक पहुंचा देंगे ऑक्सीजन, और यहाँ से जो CO2 है वो ले ली जाएगी इसमें सिस्टमैटिक वेन के द्वारा। CO2 ऐसी जाएगी और हार्ट के चैम्बर में छोड़ दी जाएगी। ये पल्मोनरी वेन के द्वारा थ्रू किसमें, एल्वलाई में दोबारा से छोड़ दी जाएगी ऑक्सीजन। ऐसी प्रोसेस ये चलती रहेगी, ऑक्सीजन इधर से आएगी और CO2 इधर से छोड़ी जाएगी। इसमें कैरी आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसमें CO2 मिक्स है। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये कम है, और पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो ज़्यादा है। If gradient is प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट साइड डायरेक्शन, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर आती है और इसके अपोजिट साइड जो CO2 है वो बाहर जाती है। ये एनसीईआरटी ने बताया हमको, दैट इज फॉर फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। जो CO2 है वो टिश्यू से ब्लड को दी जाती है, और ब्लड से एल्वलाई में दी जाती है, एल्वलाई से बाहर निकाल दी जाती है। और ब्लड टू एल्वलाई, और जो ऑक्सीजन है, हाँ मतलब अभी मैंने बताया था कि ब्लड टू एल्वलाई, ब्लड कैसे देता है, एल्वलाई को, एल्वलाई बाहर निकाल दी जाती है। एज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम हाइयर देन दैट O2। मतलब जो सॉल्बिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत ज़्यादा होती है, 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की कंपेरिजन में। इससे बहुत जल्दी ऑक्सीजन वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। O2 that amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that O2। जैसे कि टिश्यू में जो बताया गया है, जो पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होता है वो ज़्यादा होता है किसकी कंपेरिजन में, ऑक्सीजन की कंपेरिजन में। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 लेयर, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है एल्वलाई की वो 3 लेयर की बनी होती है मेनली। ये मतलब एल्वलाई का डायग्राम दे रखा है, ये अपनी एल्वलाई है। ये एल्वलाई का डायग्राम दे रखा है ये, इसमें ये 3 लेयर्स दे रखी हैं। सबसे अंदर वाली है एक्वामस एपिथेलियम, जो एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वाल, जो एल्वलाई की उससे वाल उसकी जो दीवार से लगी हुई उसके बिल्कुल चिपक के, उसे कहते हैं एक्वामस एपिथेलियम। ये थिक वॉल लगी होती है, और जो बीच में है इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और उसके और एल्वलाई की वॉल और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इन दोनों के बीच की को कहते हैं बेसमेंट सबस्टेंस कहते हैं। इसमें जो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ये ब्लड कैपिलरी है। इसी के द्वारा जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जो हम मतलब एयर से ऑक्सीजन लेते हैं वो अंदर आती है O2, और यहाँ से जो ब्लड से टिश्यू के द्वारा जो CO2 छोड़ी जाती है वो इधर को जाती है। नेमली थिन एक्वामस एपिथेलियम एफ एल्वुलाई की, जो एल्वुलाई की जो वाल होती है इसे थिक एक्वामस एपिथेलियम कहते हैं, वो थिन पतली होती है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सबस्टेंस composed of thin basement membrane supporting the equamous epithelium and the basement membrane surrounding by the single layer endothelium cell capillaries। इसमें ये बताया आपको, जो
बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इक्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल और जो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज उनके बीच में पाई जाती है, इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, लेकिन इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। लेकिन ये तीनों की जब थिकनेस देखते हैं तो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसलिए ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन। इसलिए जो जितने भी फैक्टर होते हैं डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होते हैं, इनसे बहुत आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है इस मेम्ब्रेन से। डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वुलाई टू टिश्यू, जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वुलाई के द्वारा टिश्यू को दे दी जाती है, एंड दैट जो CO2 होती है फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वुलाई, और जो CO2 होती है वो टिश्यू के द्वारा एल्वुलाई को दे दी जाती है। अब पढ़ना है हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, मतलब O2 अंदर आती है, कैसे आती है, किसके द्वारा आती है, और जो CO2 होती है बाहर निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, किसके द्वारा बाहर निकाली जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। जो ब्लड होता है एक मीडियम होता है O2 एंड CO2 का, मतलब जैसे टैक्सी समझो ब्लड को, जो ऑक्सीजन ले जाती है और CO2 बाहर छोड़ के जाती है। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्ट बाई RBC इन द ब्लड्स। जो ब्लड्स के अंदर हमारे RBC पाई जाती है वो लगभग 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरिड आउट इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो बची 3% ऑक्सीजन होती है वो किसके द्वारा जाती है, डिजॉल्व स्टेट में, मतलब प्लाज्मा में घुल के, प्लाज्मा में घोल के उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाय RBC। और मतलब जो CO2 है वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, कितनी, 20 से 25%। और जो 7% ऑफ इट कैरिड आउट बाई कार्बोनेट, और जो 7% है वो बाई कार्बोनेट के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। क्या चीज़, CO2। About the 7% of CO2 is carried out dissolved state in the plasma। और जो बची 7% CO2 होती है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन द RBC। जो RBC के अंदर हमें जो RBC रेड कलर की दिखती है वो क्यों दिखती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण जो RBC लाल दिखती है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट बोलते हैं उसे। कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो मतलब RBC से ऑक्सीजन बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर से, एक रिवर्सिबल तरीके से बाइंड करती है, और जब वो बाइंड कर लेती है ऑक्सीजन RBC से तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो कम से कम 4 O2 के मॉलिक्यूल ले जाता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ एल्वुलाई में, वो किससे रिलेटेड होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration, temperature and other factor which can interfere this binding। मतलब जो ऑक्सीजन से तो रिलेटेड होती है, और जैसे पार्शियल प्रेशर O2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, अदर फैक्टर होते हैं इसे प्रभावित करते हैं, मतलब बाधा डालते हैं इसमें जो बाइंडिंग करती है इससे। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर O2। जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन के बीच जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तब हमें एक सिग्मोइड टाइप का एक कर्व मिलता है। ये ऐसे कर्व को हम कहते हैं सिग्मोइड
कर्व। इसे याद रखना है ये बात को कि एक्स एक्सिस पे है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, और जो वाई एक्सिस है उस पर दे रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस कर्व को हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एंड इज हाईली यूजफुल इज स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ETC। और ये हमें किसकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी? कौन से फैक्टर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन के। ETC ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करती इन द एल्वेलाई में, वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का हाई होता है, जहाँ वहाँ पर जब ऑक्सीजन बाइंडिंग करती है हीमोग्लोबिन से, वेयर इन द साइट ऑफ टिश्यू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी एंड हाई टेम्परेचर होगा। इट एग्जिस्ट दैट कंडीशन फॉर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जब टिश्यू की साइड पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर वगैरह इन सभी की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तब जो CO2 का डिसोसिएशन होगा फेवरेबल कंडीशन में। दिस इज क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन से लंग्स सरफेस पे एंड गेट डिसोसिएट इन द टिश्यू साइड्स पे। मतलब इससे क्लियरली पता चलता है कि मतलब जो ऑक्सीजन होती है मतलब लंग की सरफेस पर बाइंड कर जाती है, और जो CO2 होती है वो डिसोसिएट हो जाती है। Every 100 ml of oxygen blood can deliver around 5 ml of O2 टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। मतलब एक नॉर्मल पर्सन होता है वो 100 ml ऑक्सीजन, मतलब 100 ml ब्लड में जब सर्कुलेट होगा तो वो मतलब 5 ml ऑक्सीजन ले जाएगा टिश्यू तक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। इस पूरे पैराग्राफ से हमें क्या पता चला? जैसे कि एल्वेलाई की साइड पर O2 होती है, जब एल्वेलाई की साइड पर हमें जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखना होगा तो बाकी सभी जो अदर फैक्टर है, CO2 है, हाइड्रोजन आयन है, कंसंट्रेशन है, इन सभी की पार्शियल प्रेशर कम होगा। तब जब इन सभी का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। और बाकी टिश्यू की साइड पर देखेंगे तो टिश्यू की साइड पर जो ऑक्सीजन की ये पार्शियल प्रेशर वो कम होगी, और बाकी अदर फैक्टर हैं CO2, हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सभी का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी CO2 की डिसोसिएशन होगी। किस पे? टिश्यू की साइड से एल्वेलाई की तरफ। अब देखना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Transport of carbon dioxide. CO2 is carried by hemoglobin and carbamino hemoglobin about 20 से 25%। मतलब जो CO2 ले जाती है हीमोग्लोबिन उसे हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और कितनी ले जाती है? 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और इस जो बाइंडिंग होती है मतलब CO2 बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से, इस बाइंडिंग को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो मेजर फैक्टर होता है विच कैन अफेक्ट दिस बाइंडिंग, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होता है वो अफेक्ट डालता है इस बाइंडिंग को। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है एंड पार्शियल प्रेशर CO2 लो होता है, एंड टिश्यू साइड में मोर बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेन। मतलब जब टिश्यू की साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा तो मोर बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। वैन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाइयर होगा इन द एल्वेलाई साइड में, तो डिसोसिएशन होगा किसको? ऑक्सीजन का।
CO2 फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। जैसे एग्जाम्पल CO2 विच इज बाउंडेड विथ हीमोग्लोबिन फॉर्म बनाती है द टिश्यू डिलीवर टू द एल्वेलाई। मतलब जो CO2 बाइंड करती है कार्ब मतलब हीमोग्लोबिन से टिश्यू की साइड्स पर, वो किसके द्वारा कहाँ पर भेज दी जाती है, डिलीवर कहाँ कर दी जाती है, एल्वेलाई, एल्वेलाई से बाहर निकाल दी जाती है। RBC कंटेन इज ए वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइनेट, बहुत कम क्वांटिटीज में सम इज प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। मतलब जो आरबीसी होती है एक एंजाइम पाया जाता है आरबीसी में, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइड, और कुछ मात्रा में ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, और ये एंजाइम होता है रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में करवाता है। जैसे CO2 एंड वाटर से बना है ये H2CO3, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस में, और कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की प्रेजेंस में भी इसे आयरन्स में तोड़ दिया गया HCO3 माइनस एंड H प्लस। एट द टिश्यू साइड फिर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइयर होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड्स। मतलब जब टिश्यू की साइड में जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो CO2 डिफ्यूज कर दी जाती है ब्लड में, RBC एंड प्लाज्मा में। मतलब एंड फ्रॉम HCO3 माइनस एंड H प्लस एंड एट द एल्वेलर साइड पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है, रिएक्शन प्रोसीड इज अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2। और जब एल्वेलाई में देखते हैं तो ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, क्या बनता है, वाटर एंड CO2. This CO2 is transported bicarbonate at the tissue level and transport to the एल्वेलाई, रिलीज आउट द CO2। मतलब जिस टिश्यू के द्वारा एल्वेलाई में भेजी गई CO2 एल्वेलाई से कहाँ बाहर निकाल दी जाएगी। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2। मतलब जो 100 ml जो ब्लड होगा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा, 4 ml ले जाएगा। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। ऐसा तो कुछ बॉडी के अंदर सिस्टम जरूर होगा जो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम को रेगुलेट करता पड़ता है। ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट डिमांड टू द बॉडी टिश्यू। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है, इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो हमारे टिश्यू के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन को कम या ज़्यादा करता है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये किसके द्वारा होता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर एक रीजन, एक क्षेत्र पाया जाता है, ऐसी जगह पाई जाती है जिसे मेडुला कहते हैं। इस जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। अनोदर सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड कहते हैं पिनोमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक पोन्स रीजन होता है हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको कहते हैं पिनोमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ये मॉडरेट करता है, मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शन को कम करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन देयर बाय द अल्टर रेस्पिरेटरी रेट। मतलब जो रेस्पिरेशन की रेट होती है उसे कम कर देता है, इसलिए रेस्पिरेटरी रेट होती है, मतलब अल्टर चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। कीमोसिंथेटिक एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए। कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बिल्कुल पास में, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के लिए। इंक्रीज इन दिस सबस्टेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which can signal rhythm center make necessary adjustment in the respiratory process which these substance can eliminate। मतलब CO2 एंड कंसंट्रेशन की, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इसे स्लोली बाहर निकाल देता है, कम करता है। रिसेप्टर एसोसिएट
receptor associate karyotic arch and aortic and carotid artery also can recognize the change of CO2 and hydrogen concentration, send necessary signal to the rhythm center for the remedial action. मतलब जब कैरोटिक आर्च एंड एरोटिक आर्च पर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जब CO2 एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है, तब ये तुरंत एक सिग्नल भेज देता है जिसके द्वारा इसे कंट्रोल कर लिया जाता है. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant. जो ऑक्सीजन का रेगुलेशन होता है रेस्पिरेटरी रिदम के द्वारा क्यूट सिग्निफिकेंस होता है. इसका परिणाम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. पहला होता है अस्थमा, दूसरा एम्फाइसमा, एक तीसरा और लास्ट ऑर्डर. In the difficulty in breathing causing seizing and due to inflammation of bronchi and bronchioles. जब हमको मतलब ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत होती है और जैसे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है तो इसकी वजह से हो जाता है हम अस्थमा हो जाता है डिसऑर्डर. ये मतलब इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में ये. तब इस प्रोसेस को या इस प्रभाव के हम जानते हैं अस्थमा नामक रोग से. जैसे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाए या हमें सांस लेने में दिक्कत आए या हमारी आवाज में बदलाव हो तो मतलब हमें अस्थमा नामक डिजीज हो जाती है. होती है एम्फाइसमा, एक क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वलाई वॉल डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज. जब हमें एम्फाइसमा होता है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसके द्वारा जो एल्वलाई की वॉल्स होती है, जो हमारी एल्वलाई है इसकी ये वॉल्स होती है फेलियर पड़ी है, डैमेज हो जाती है और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. वन मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग. इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या होता है? सिगरेट पीना. जो हम सिगरेट पीते हैं उसके द्वारा एम्फाइसमा होता है. अपर्णा occupational respiratory disorder in certain industry especially these involving grinding और स्टोन ब्रेकिंग. मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें स्पेशली पत्थर को काटा जाता है या घिसा जाता है. सो मच डस्ट प्रोड्यूस दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विथ सिचुएशन. मतलब ऐसी सिचुएशन में जो फैक्ट्री में लोग काम करते होते हैं वो अपनी बॉडी को फुल तरीके से नहीं बचा पाते हैं. इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं श्वसन के द्वारा, सांस के द्वारा अंदर जाते हैं. लॉन्ग एक्सपोज कैन गिव राइज द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दिस काउजिंग सीरियस लंग डैमेज. और ये लंबे समय तक जब डस्ट पार्टिकल अंदर जाते रहते हैं तब हमारे जो लंग्स होते हैं डैमेज हो जाते हैं. मतलब उनकी जो लेयर्स होती है डैमेज हो जाती है. ऐसे वर्क इन सच इंडस्ट्री शुड बी बियर प्रोटेक्टिव मास्क. जो